आपके पास लाख प्रॉब्लम आए, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। आपके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। पेशेंस से आप दुनिया का बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपके पास पेशेंस है तो। ठीक है। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि हमने क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज के पोर्शन को स्टार्ट किया था। मैं फर्स्ट चैप्टर का डिस्कशन मैंने किया था, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसका ये पार्ट 2 है। और इस वाले वीडियो में आपको कौन कौन से टॉपिक्स को देखने को मिलेगा, उसके हाईलाइट्स है। देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे। पहले उसके ऑब्जेक्टिव्स को जानेंगे, मैनेजमेंट का क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है, कौन कौन से लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट में, और मैनेजमेंट का क्या महत्व है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ने से पहले आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में जानना होगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, कि आप किस चीज के बारे में, क्या आपका टारगेट है, क्यों आप ये चीज कर रहे हैं, वो होता है ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ मैनेजमेंट करने का क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हम लोग क्लियर करेंगे। तो मैनेजमेंट करने का उद्देश्य टोटल 3 है। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा है सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, और तीसरा है पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, second is social objective and third is personal objective. So students, जब भी एमसीक्यू में आपको एक क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, तो आप वहां पर 3 करेंगे, ऑप्शन को हिट करेंगे 3। तीसरा ऑप्शन जो आपका पहला, दूसरा और तीसरा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो अब हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जब भी आप किसी भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म कर रहे हैं अपने बिजनेस एक्टिविटीज में, अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी में, वहां आपको मेनली 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना पड़ता है। कोई भी बिजनेस हो, वो बिजनेस हो, कंपनी हो या कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर आपका है, तो वहां पर ये 3 ऑब्जेक्टिव आपको अपने माइंड में नोट करना होगा। जब भी आप बिजनेस करते हैं तो आपको एक मैनेजमेंट का जरूरत होता है। कोई भी बिजनेस किए और आप तुरंत सोचिएगा कि हमको प्रॉफिट हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जब बिजनेस आप खोलते हैं तो वो आपका स्टार्टिंग फेज होता है। तो स्टार्टिंग फेज में आप सबसे पहले सर्वाइवल का सोचेंगे। सबसे पहले आप क्या सोचेंगे कि बिजनेस में हम किस तरह से सर्वाइव कर पाए। ठीक है, के बाद आप उस बिजनेस में ग्रोथ का सोचेंगे। पहले अगर आप मान लीजिए आप एक प्रोडक्ट पे लाई कर रहे थे, तो आप ये सोचेंगे कि हम उस प्रोडक्ट को और कैसे एक्सपेंड करें, और उस व्यापार को, अपना अपना जो आपका बिजनेस है उसको और किस तरीके से आप एक्सपेंड कर सकते हैं। जब आपका सर्वाइवल हो गया, जब आपका ग्रोथ हो गया, तो आपको अब प्रॉफिट का सोचना। ठीक है, कि आप अपने प्रॉफिट को किस तरीके से मैक्सिमाइज करें, किस तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम रखें, ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो आपका उद्देश्य है ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कमाना, वो आप पूरा कर पाए। ठीक है, तो तीसरा है आपका प्रॉफिट। अब जब हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात समझ चुके हैं, तो अब बात है सोशल ऑब्जेक्टिव, कि हम मैनेजमेंट करते हैं तो सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ही नहीं सोच सकते ना, हमारे लिए समाज है। हम समाज को अगर कुछ देंगे तो समाज में ही हमारा कस्टमर्स है, सोसाइटी में ही हम कस्टमर्स क्रिएट करते हैं। तो सोसाइटी के लिए आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट्स का मतलब क्या हो गया कि अगर आप प्रोडक्ट में क्वालिटी देते हैं, बहुत ही अच्छा क्वांटिटी, बहुत ही अच्छा क्वालिटी, बहुत ही अच्छा साइज, एक होमोजेनस प्रोडक्ट आप बना के मार्केट में सप्लाई करते हैं, तो आपको एक अच्छा बिजनेस एम्पायर माना जाएगा। ठीक है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया आपका क्वालिटी प्रोडक्ट। दूसरा हो गया कि आपका सोसाइटी आपको क्या देखता है, कि रिजनेबल प्राइस पे हमको सामान मिल रहा है कि नहीं। जो कस्टमर होता है वो ये खोजता है कि हमको रिजनेबल प्राइस पे मिलना चाहिए। रिजनेबल प्राइस का मतलब ये नहीं है कि कम दाम में मिलना चाहिए, उस
सामान का जो कीमत है, उस कीमत का जो एग्जैक्ट वैल्यू, जो उस सामान का कीमत होना चाहिए, उस दाम पे हमको मिलना है। ये नहीं कि हमसे ज़्यादा दाम लिया जा रहा है और कम दाम लिया जा रहा है, हमसे उस प्रोडक्ट का जो दाम है वही लिया जा रहा है, वो होता है रीजनेबल प्राइस। तीसरा ये होता है कि जब आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर चुके हैं, तो आपका एक दायित्व बनता है कि आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाए, मतलब इकोनॉमी में आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे। जब आपका बिजनेस बहुत ही ग्रोथ कर चुका है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो अब आप ये सोचेंगे कि हम समाज को किस तरीके से इम्पैक्ट पहुंचा सकते हैं, किस तरीके से हम असर डाल सकते हैं। जो यूथ अनएम्प्लॉयड है उसको आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, अपने यहाँ नौकरी दे सकते हैं, ठीक है। चौथा है इकोनॉमिक वेल्थ। इकोनॉमिक वेल्थ का मतलब होता है कि जैसे आपका बिजनेस अगर ग्रो करेगा, तो उसी तरह इकोनॉमी में भी आपका आपका जो इकोनॉमी है जहां पर आप रह रहे हैं, वो इकोनॉमी भी ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक वेल्थ बढ़ेगा, ठीक है। पांचवा होता है कि एजुकेशन, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। आप ये सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कराएंगे, सोसाइटी को देखते हुए आप इम्पैक्ट देंगे, आप जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाएंगे, ठीक है। छठा होता है इको फ्रेंडली। छठा क्या है? इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये नहीं कि अगर आपका जो बिजनेस है बहुत अच्छा चल रहा है और उससे अगर इन्वायरमेंट को नुकसान है, तो ये आप गलत कर। इन्वायरमेंट आपका मेन प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर आप इन्वायरमेंट को खराब करेंगे तो सबसे पहले तो आप ही खराब हो रहे हैं, आप ही तो डूब रहे हैं। इन्वायरमेंट के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। इस इन्वायरमेंट से आप है, ठीक है, इस इन्वायरमेंट से आप है, आप इस इन्वायरमेंट का नहीं है, आप खुद इन्वायरमेंट को नहीं रखे हैं, इन्वायरमेंट से आप है। इसलिए आपको इन्वायरमेंट के प्रति जरूर सोचना है, इको फ्रेंडली गुड्स को प्रोड्यूस करना है। ये नहीं कि आप जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान हो वैसा प्रोडक्शन आपको नहीं करना है। आपको दिमाग में ये भी रखना है कि हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करें और उसको मार्केट में सप्लाई करें, बाइंग एंड सेलिंग उसका हो, ठीक है। अब जैसे सोशल ऑब्जेक्टिव का बात पूरा हो गया है, तो थर्ड आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखिए, ये जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट है, यहाँ पर आप सब तरीके के ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए। और अगर आप सोशल ऑब्जेक्टिव है, मतलब अगर सोसाइटी के प्रति आप क्या सोच रहे हैं, वो भी सोसाइटी के प्रति क्या उद्देश्य है आपका। और तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मतलब आपके अपने ऊपर, अगर आप एम्प्लॉयर है तो आप एम्प्लॉय हायर करेंगे, तो उस एम्प्लॉय के प्रति आपका क्या उद्देश्य है, वो भी चीज आपको होना चाहिए माइंड में। तो पहला है एडिक्वेट सैलरी। उस बंदे का सैलरी आपको एप्रोप्रिएट देना है, ठीक है, उसको पर्याप्त सैलरी मिलना चाहिए, उसके स्किल के हिसाब से उसको सैलरी प्रोवाइड करना चाहिए। दूसरा होता है कि जो बंदा आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसको गुड वर्किंग कंडीशन मिलना चाहिए। उसको क्या मिलना चाहिए? गुड वर्किंग कंडीशन। ये नहीं कि उसका जो माहौल है वो फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, वो जहाँ काम कर रहा है वहाँ डेंजर डेंजर मतलब जान का जोखिम बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इन्वायरमेंट का कंडीशन अच्छा होना चाहिए। जो रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है, उसी रिसोर्सेस में आप उसको एक गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करें। पीयर रिकॉग्निशन क्या हो गया? जिसका मतलब है ये थर्ड पॉइंट, पीयर रिकॉग्नाइजेशन। पीयर रिकॉग्निशन क्या हो गया? सहकर्मी मान्यता, ठीक है। आप कैसे आप मिलजुल कर काम कर रहे हैं। अगर आप एक एम्प्लॉय है तो आप चाहेंगे कि जो आपका बेटर वर्किंग कंडीशन है वो एक अच्छे इन्वायरमेंट के साथ हो, मतलब इन्वायरमेंट के साथ जो आपके कलीग्स हैं उनके साथ आप हेल्पफुल कोऑर्डिनेट करके, कोऑपरेट करके कोई भी वर्क को आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो आपका आ गया थर्ड, पीयर रिकॉग्निशन। तो चौथा आता है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। चौथा क्या आता है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आप अगर किसी एम्प्लॉय को हायर किए हैं तो उसका आप ट्रेनिंग को करवाइएगा, उसका डेवलपमेंट के बारे में आप सोचिएगा, ठीक है। पांचवा आता है सोशल रिकॉग्नाइजेशन। सोशल रिकॉग्नाइजेशन मतलब जो आपके आसपास एम्प्लॉयज है, जो एक बंदा अगर काम करने जाता है तो उसके और भी कलीग्स होते हैं, तो उनके साथ उसका कैसा वैल्यूज है, मतलब उनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट, सेक्स, रिलीजन, एनीथिंग, ठीक है, मतलब उसके साथ भेदभाव तो नहीं किया जा रहा है। ये चीज को ध्यान देना जरूरी है, ठीक है।
तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसा कि मैंने हाइलाइट्स पे बताया था, तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा कि कितने तरीके के लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, पहला होता है टॉप लेवल, दूसरा होता है मिडिल लेवल और तीसरा होता है लोअर लेवल। जब भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना है कि 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। ऑब्जेक्टिव भी 3 होता है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी 3 होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो पहला है टॉप मैनेजमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले इसका वर्क समझिए, ये क्यों फ्रेम किया गया है, टॉप क्यों फ्रेम किया गया है, मिडिल क्यों फ्रेम किया गया है, लोअर क्यों फ्रेम किया गया है। इसके हम लोग फंक्शंस को पहले देखते हैं, तब ये देखेंगे कि इसके अंडर में कौन कौन आते हैं। ठीक है, तो देखिए, levels of management is defined as the vertical rank of managers in the organization. Managers of each level have different tasks and responsibilities. हर एक का कुछ ना कुछ जिम्मेदारी होता है और कुछ ना कुछ काम होता है। तो उसको हम लोग बांटे हुए हैं टॉप लेवल में, ठीक है, मिडिल लेवल में और लोअर लेवल में। ठीक है, टॉप लेवल का काम होता है पॉलिसी को फ्रेम करना। ठीक है, उस गोल को फ्रेम करना। एक गोल आप सेट करते हैं तो वो सेट कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। इट मेन जॉब इज टू एस्टैब्लिश मिशंस and goals as well as the general operating policies of the organization। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि यहाँ पर गोल ओरिएंटेड होता है। टॉप लेवल को फ्रेम किया जाता है गोल ओरिएंटेड से, मतलब एक गोल, पर्टिकुलर गोल आपको डिसाइड करना पड़ता है। अगर आप एक साइकिल का प्रोडक्शन करने वाले हैं तो एक साइकिल का प्रोडक्शन का क्वांटिटी कितना होगा, क्वालिटी क्या होगा, पॉलिसीज कैसी होगी, वो सारा पॉलिसी कौन डिस्कस करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। सेकंड है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें एक चीज और जान जाइए, टॉप लेवल में द कॉमन जॉब टाइटल्स ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसमें कौन कौन आएंगे, चेयरमैन आएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर आएगा और जनरल मैनेजर आएगा। और इसको ब्रीफ में जानना है तो इधर देख लीजिए, एक और स्लाइड है। इसमें सीईओ, जिसको हम लोग बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएमओ, मतलब कंपनी के जो टॉप मोस्ट पोजिशन पे होते हैं वो सारे टॉप लेवल पे आते हैं, क्योंकि इन लोग को गोल सेट करना होता है। ठीक है, तो फिर सीएसओ भी आते हैं, चीफ सेल्स ऑफिसर, फिर सीटीओ भी आते हैं, चीफ टेक्नोलॉजी के ऑफिसर, फिर प्रेसिडेंट, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर्स। ये है टॉप ऑथोरिटीज। इनका काम है, इनके पास पावर है, ये गोल को फ्रेम करते हैं। ठीक है, सेकंड है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का देखिए क्या होता है, इट मेन जॉब इज टू एस्टैब्लिश मिशन एंड गोल्स एज वेल एज द जनरल ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कह रहा है कि ये जो गोल ऊपर वाला, मतलब टॉप लेवल जो बना के दिया है, उसको मिडिल लेवल इस तरीके से इंटरप्रेट करे, इस तरह से वर्कफोर्स अरेंज करे, ताकि जो काम है, जो वर्क दिया गया है, जो वर्क असाइन किया गया है, वो अच्छे से इफेक्टिवली और इफिशिएंटली वो चीज स्टार्ट हो जाए। ठीक है, सो इसमें देखिए कौन कौन आता है। इसमें आएगा मार्केटिंग मैनेजर, परचेज हेड, सेल्स मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, ब्रांच मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर। ठीक है, ये सारे, मतलब एवरी डिपार्टमेंटल मैनेजर कम्स अंडर मिडिल मैनेजमेंट। ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग तीसरे मैनेजमेंट की, जिसका नाम है लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसको और एक नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है ऑपरेटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं इसको, ऑपरेटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो हम लोग एक और नाम से बोलते हैं ऑपरेटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसका काम होता है, इट इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द डे टू डे एक्टिविटीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन आप फ्रेम कर दिए, उस ऑर्गेनाइजेशन को अगर कोई चलाता है रेगुलर बेसिस पे, डे टू डे एक्टिविटीज अगर होता है, तो वो कौन करता है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये भी मिडिल लेवल भी वो डे टू डे एक्टिविटी करते हैं, टॉप लेवल भी करते हैं, लेकिन ये इनका काम है गोल को फ्रेम करना, इनका काम है अपॉइंट करना और इनका काम है काम को स्टार्ट करना। ठीक है,
इट इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द डे टू डे एक्टिविटीज, मतलब दिन प्रतिदिन जो एक्टिविटीज परफॉर्म किया जाएगा वो लोअर लेवल में होगा, वो ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होगा। इसमें आएंगे आपके सुपरवाइजर्स, फॉरमैन एक्सेट्रा, जो हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, सुपरवाइजर। क्या है नेक्स्ट स्लाइड में, सुपरवाइजर, फॉरमैन, जूनियर मैनेजर, इंस्पेक्टर, क्लर्क, जो भी सब पोस्ट है, जो भी ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पोस्ट है, जो वर्क फोर्स असाइन कर रहे हैं और वर्क फोर्स को स्टैब्लिश कर रहे हैं, वो किस में आ रहा है, लोअर और ऑपरेटिव लेवल मैनेजमेंट में। समझ रहे हैं? अब एक चीज इसमें देखिए, ये जो एरो बना हुआ है अथॉरिटी का, और ये जो बना है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अथॉरिटी मीन्स पावर, ठीक है, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। ये पावर टॉप लेवल से मिडिल लेवल को मिलता है, मिडिल से लोअर लेवल को मिलता है, ठीक है, और लोअर लेवल और अगर एक जाएगा तो वो जाएगा वर्कफोर्स में, इसमें लेबर टाइप के वर्कर्स आ गए, ठीक है, मजदूर लोग आ गए। लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखिए, ये जो सेकंड चीज देख रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो वर्क फोर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ऑपरेटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट को, और इसका जिम्मेदारी मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को, और मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का जिम्मेदारी टॉप लेवल को मैनेजमेंट को। और टॉप मैनेजमेंट खुद एक अथॉरिटी भी है और खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को फ्रेम करा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या कह रहा है उसके बारे में समझेंगे। इंपॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व, मैनेजमेंट का क्या महत्व है इसके बारे में हम समझेंगे। तो पहला देखिए क्या है, गोल अचीवमेंट। किसी भी गोल को आप अचीव कर पाएंगे, ठीक है, तो कैसे अचीव कर पाएंगे भाई, गोल अचीवमेंट, गोल अचीवमेंट रिक्वायर्स मैनेजमेंट both individually and as part of an organization. It might be difficult to stay on track and meet your goals without effective management. बिना इफेक्टिव मैनेजमेंट के आप कोई भी गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। ये चीज आप नोटिस कर लीजिए, जब भी मैनेजमेंट पढ़ते हैं ना तो वहां दो वर्ड बिल्कुल आता है, एक आता है इफेक्टिवनेस और एक आता है इफिशिएंसी। ठीक है, तो देखिए गोल अचीवमेंट सबसे ज्यादा महत्व रखता है, इंपॉर्टेंस मतलब इंपॉर्टेंस रखता है मैनेजमेंट में। ठीक है, सेकंड देखिए क्या है, रिसोर्सेस ऑप्टिमाइजेशन। रिसोर्सेस ऑप्टिमाइजेशन में क्या कह रहा है कि कोई भी रिसोर्स है अगर उसका पूर्ण रूप से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, रिसोर्सेस का अगर पूर्ण रूप से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो उसको हम लोग रिसोर्सेस का ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। देखिए लिखा हुआ क्या है कि गुड मैनेजमेंट एड्स इन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप एक सही मैनेजमेंट करते हैं तो वो आगे चलकर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्रिएट करता है। ठीक है, सच एज टाइम, मनी, पीपल, ये जितने भी चीज देख रहे हैं ये सब रिसोर्सेस है। टाइम को भी आप एक रिसोर्स समझिए, अगर आप टाइम का सही इस्तेमाल करते हैं तो आप एक अच्छा मैनेजमेंट कर रहे हैं, अगर आप टाइम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप गलत मैनेजमेंट कर रहे हैं। टाइम, जो निर्धारित टाइम आपको दिया गया है और उस निर्धारित टाइम पे अगर काम को आप पूर्ण रूप से कर पा रहे हैं तो वो एक सही मैनेजमेंट हुआ। दिस गारंटीज दैट रिसोर्सेस आर यूज्ड प्रोडक्टिवली एंड इफिशिएंटली, मतलब जो रिसोर्सेस आपके पास है वो एक इफिशिएंट मैनर में और इफेक्टिवली मैनर में ये पूरा हो सके। थर्ड पॉइंट है देखिए कोऑर्डिनेशन। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन हर एक जगह जगह जरूरी। कोऑर्डिनेशन एक जो है वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। कोऑर्डिनेशन को हम लोग बोल सकते हैं परवेसिव इन नेचर। कोऑर्डिनेशन को क्या बोल सकते हैं, परवेसिव इन नेचर। परवेसिव का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल इन नेचर। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, ये कहीं पे भी काम आ सकता है, ये चाहे क्रिकेट मैच हो, चाहे एक ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे एक स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे एक पब्लिक ऑफिस हो, कहीं पर भी कोऑर्डिनेशन का इम्पोर्टेंस उतना ही है जो एक जगह लाई करेगा। मतलब हर एक जगह के लिए कोऑर्डिनेशन एक ही चीज है कि सबके साथ सहयोग करना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन मतलब मैनेजमेंट assists in the coordination of many activities and efforts to accomplish a single goal.
इट इंश्योर्स दैट एवरीवन इज वर्किंग एफिशिएंटली एंड एफिशिएंटली टुगेदर। मतलब अगर हम एक गोल बना है और उस गोल के ऊपर हम लोग सब काम कर रहे हैं तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन बोलेंगे। और वो काम कैसे कर रहा है? इफेक्टिवली और इफिशिएंटली, दोनों तरीके से। सपोज एक स्कूल है, उस स्कूल में एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का सर्टेन गोल है कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़े, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले। तो जितने भी टीचर्स है, जितने भी स्टाफ्स है, वो सारा उस पर्टिकुलर गोल के प्रति एफर्ट लगाएंगे। ये नहीं कि टीचर्स अलग जाके पढ़ा रहे हैं, स्टाफ अलग जाके काम कर रहे हैं, बच्चों पर उनका कोई भी ध्यान नहीं है, बच्चों के फ्यूचर से कोई भी लेना देना नहीं है, तो वो गलत डिसीजन। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए कोऑर्डिनेशन था। अब फोर्थ पॉइंट देखिए क्या है। फोर्थ पॉइंट है इशू सॉल्विंग। फोर्थ पॉइंट क्या है? इशू सॉल्विंग। इश्यूज को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग। ठीक है। मतलब मैनेजमेंट एक जरूरी चीज है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। A good manager can assist in identifying problems and developing solutions to them। मतलब एक जो अच्छा मैनेजर होता है वो कोई भी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से डील करता है और उसको बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन देने का कोशिश करता है। सबसे पहले कोई भी मैनेजर हो उसके अंदर अगर एक पेशेंस नाम की वर्ड, पेशेंस नाम का अगर चीज नहीं है उसके अंदर, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तब आपके पास लाख प्रॉब्लम आए, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। आपके पास बहुत नॉलेज है लेकिन अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। पेशेंस से आप दुनिया का बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते अगर आपके पास पेशेंस है तो। ठीक है। तो इशू सॉल्व करने के लिए हमको पेशेंस का भी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कोई भी गुड मैनेजर कैसे कहला सकता है? ड्यू टू पेशेंस। पेशेंस अगर अच्छा है, पेशेंस है, तो कोई भी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर लेगा, उसका बेस्ट वे टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम वो निकाल लेगा। देखिए फिफ्थ है प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी। फिफ्थ क्या है? प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी। हम लोग किस तरीके से प्लान बनाएंगे और क्या स्ट्रैटेजी लगाएंगे गोल को अचीव करने के लिए। क्योंकि मैनेजमेंट हम कर रहे हैं टू अचीव सम गोल, टू अचीव सम टारगेट थ्रू इफेक्टिवनेस एंड थ्रू एफिशिएंसी। तो प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी में बोलता है मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। कॉम्पिटेंट मैनेजर्स में असिस्ट इन डिटरमाइनिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू अटेन गोल्स एंड इन पुटिंग दोज प्लान्स इनटू एक्शन। जब प्लानिंग का मतलब हम पहले बताए थे फंक्शंस में, क्या बताए थे कि प्लानिंग क्या हो गया कि थिंकिंग फॉर द एडवांस, व्हाट टू बी डन, हाउ टू बी डन एंड फॉर हुम टू बी डन। अब उस काम को क्या प्लान तो हम बना लिए, क्या करना है, कैसे करना है, किसके साथ मिलके करना है, लेकिन अब उसमें स्ट्रैटेजी क्या लगाएंगे, उस स्ट्रैटेजी को हम पुट करके हम मैनेजमेंट के गोल को अचीव कर पाएंगे। तो देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट का यही महत्व है। ठीक है। ये सारे सिग्निफिकेंस है जिसके जरिए आप किसी भी टारगेट को, किसी भी गोल को एकम्प्लिश कर सकते हैं, आप पा सकते हैं। तो ये था इस वीडियो सेशन का ये 3 टॉपिक्स का डिस्कशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर का 3rd पार्ट का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू एवरीवन।